सुनील दुबे जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। तहसीन, कांग्रेस पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल आज प्रधानमंत्री ने पूछे हैं। एक तो ये कहते हुए कि कांग्रेस का अगर घोषणा पत्र उठाकर देख लो तो वो मुस्लिम लीग जैसा दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ तमाम दूसरे मुद्दों पर अगर यहाँ पर शलमणि त्रिपाठी को आपने सुना हो, और साथ ही धर्मवीर चौधरी जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना हिसाब नहीं देती कि देश को कहां लेकर गई, आज बैठ के दूसरों से हिसाब मांगती है। तहसीन पूनावाला जी। चित्रा जी, अगर कांग्रेस हिसाब नहीं दी तो 7 साल तक सत्ता में कैसे आती? इसके बाद मोदी जी आए, मोदी जी ने कुछ वादे किए, 10 साल का उनका जो शासन था उस पर सवाल पूछना लाजिब है। आप भी पूछते, हम भी पूछेंगे, इसमें गलत क्या है? इससे सवाल पूछे तो मोदी जी सवाल के जवाब देने के बदले पूछते मुस्लिम लीग लग रहा है, हिंदू लीग लग रहा है, क्रिश्चियन लीग लग रहा है। भैया, धर्म पे चुनाव लड़ना बंद कीजिए, आप बात कीजिए आपने 10 साल में क्या किया। चित्रा जी, आपको याद है कोविड के समय कहां थी ये वर्तमान सरकार? उत्तर प्रदेश में जैसे मेरे भाई आते, कहां थी ये सरकार? कहां थी ये सरकार जब लाशें बह रही थी, जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी? ऑक्सीजन पे जीएसटी मैंने भरा है, चेक से भरा है। कौन सी दूसरी सरकार है जिसने दुनिया में ऑक्सीजन पे टैक्स लिया? इस सरकार ने लिया है। कहां थी ये सरकार जब हमारे मजदूर पलायन कर रहे थे? कहां थी ये सरकार? कहां थी? उनके लिए उन्होंने क्या किया? आज लोगों को अनाज दे रहे, लेकिन जो लोगों के जिंदगी में आफत आई, जो परेशानी आई, उसके लिए सिंगुलरली अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है वर्तमान सरकार है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को साधुवाद देना चाहता हूं कि इस पर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। दूसरी चीज, कांग्रेस का मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा, जो भी है बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो, ये फ्यूचरिस्टिक मैनिफेस्टो है। राइट टू अपेरेंटिसशिप, कौन सा मुस्लिम लीग, हिंदू लीग, क्रिश्चियन लीग राइट टू अपेरेंटिसशिप दे रहा है? कह रहा है कि आपको गारंटीड नौकरी मिलेगी। नौकरी कैसे जनरेट होगी उसके बारे में बात करें, फ्यूचर उद्योगों के बारे में बात करें। एक और है कांग्रेस जो बात कर रही है विकास के बारे में, एक और है प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं एक 4 लाइन से अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये बात करेंगे ताज की, हम बात करेंगे आज की, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, हम बात करेंगे इंसान की, ये बात करेंगे चित्रा जी देखना पाकिस्तान की, हम बात करते रहेंगे हिंदुस्तान की, ये बात करेंगे चित्रा जी गीता कुरान की, क्योंकि हम बात करेंगे सिर्फ संविधान की। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संविधान सिखाना कंपलसरी होगा। अब संविधान सिखाने से अगर प्रधानमंत्री को अफसोस होता है, उनको लगता है मुस्लिम लीग है, तो इसके बारे में मैं क्या करूं? तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। बोलिए शलभ त्रिपाठी जी। शलभ जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि तहसीन भाई कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ के नहीं है। किसी पार्टी के घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा हो कि हम मुस्लिम समाज को स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं, मुस्लिम समाज को जो अधिकार थे वो अधिकार उनके लिए करने जा रहे हैं। कौन सा अधिकार छीन लिया गया? कौन सा अधिकार किसी समाज से वंचित कर दिया गया? आप ये कहने जा रहे हैं कि हम उनको स्कॉलरशिप इस बात की देंगे कि वो बाहर पढ़ाई करें, उनको अपने धर्म की स्वतंत्रता होगी। आप ये संविधान का पालन कर रहे हैं। आप ये इस देश में सबके साथ बराबरी का भाव लेकर चल रहे हैं। और आपका जो मैनिफेस्टो इस बात को स्पष्ट दिखाता है कि आप शरीयत की भावना लेकर अपना घोषणा पत्र लेकर आए हैं। आप कहते हैं कि आप संविधान के लिए काम करेंगे। अरे, इस देश में इमरजेंसी किसने थोपी थी तहसीन भाई? मुझे लगता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब लोगों के अधिकार छीन लिए गए, फूटो तले इस देश में लोकतंत्र को रौंद दिया गया। और एक परिवार के लिए, और क्यों रौंदा गया? एक परिवार की नेता चुनाव हार गई, बेईमानी से चुनाव जीती थी, कोर्ट ने उनके चुनाव को नल एंड वाइट कर दिया। उसके बाद देश में इमरजेंसी लगाई गई और आप कहते हैं संविधान बचाएंगे। एक परिवार के अलावा आप दूसरे परिवार के पास नहीं जा रहे। बहुत बार आप सब आरोप लगाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि भाई एक नेता है जिन्होंने 10 साल तक इस देश के लिए निरंतर काम किया है, मोदी जी, हम उनके साथ खड़े हैं। तो आप कहते हैं मंदभक्त हैं, लेकिन आप पिछले 70 साल से एक परिवार के तलवे चाट रहे हैं, तो आप न्यूटन की औलाद हो गए। तो ये तो देश देख रहा है कि आप कौन है। और रही बात कि अभी सबने देखा कि भगवान राम के मंदिर के साथ क्या किया आपने। जब जब भगवान राम के मंदिर की बात आती थी, सबसे ज्यादा किसी ने विरोध किया तो आपकी पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी एक कदम आगे गई, उन्होंने गोलियां तक चलवाई। हम तो कहते हैं कि आपसे आपके गांव में जाकर अगर कोई बोले कि तहसीन पूनावाला का कोई वजूद नहीं है, ये काल्पनिक है, आपको कैसा लगेगा? लेकिन आपने भगवान राम को अयोध्या में घिरा, आपने अयोध्या में अदालत के भीतर कहा कि भगवान राम काल्पनिक है, इनका कोई वजूद नहीं है, ये तो सिर्फ किताबों में लिखा हुआ नाम है। और भगवान राम को अदालत में आपने घसीटा। भगवान राम को खुद आके रामलला विराजमान को अपना मुकदमा लड़ना पड़ता था। और उसके बाद जब ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए, तो मंदिर का जो नियंत्रण गया वो श्री राम जन्मभूमि से गया। आपने उसका भी उल्लंघन किया, आपने उसका भी अपमान किया। लेकिन इस रोजा इफ्तार करने जाएंगे आपको रोजा इफ्तार करने से आप बोल लीजिए, उसके बाद चित्रा जी 5 सेकंड। अभी हमारे भाई सुनील साजन जी ने कहा पिछड़ों की बात है, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। बड़ी दिक्कत होती रही है। 5 सेकंड चित्रा जी, 5 सेकंड। तो अभी तो सुनील जी ने कहा सबसे ज्यादा पिछड़े समाज के मंत्री केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में है सुनील भाई। और मोदी जी कौन से समाज से आते हैं? मोदी जी पिछड़े समाज से नहीं आते। द्रौपदी मुर्मू जी कौन से समाज से आती हैं? मैं तो सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि कल्याण सिंह जी क्या पिछड़े समाज से नहीं आते थे? कल्याण सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, उनका निधन हुआ, आपके लोग वहां पे एक बार प्रणाम करने तक नहीं गए, लेकिन आपके लोग मुख्तार अंसारी की मजार पर चादर चढ़ाने जरूर जाएंगे।
कल्याण सिंह जी पिछड़े समाज से आते थे, इस प्रदेश का उन्होंने नेतृत्व किया, लेकिन वो पिछड़े समाज से आते थे, आपने उनका अपमान किया, एक पुष्प तक चढ़ाने आप नहीं जा पाए, लेकिन मुख्तार अंसारी डॉन के लिए आप अनिल दुबे जी भी बहुत देर से बैठे हुए हैं। ठीक है ठीक है सीता जी, मैं 10 सेकंड में जवाब दे दूं? बोल लीजिए तहसीन पूनावाला जी। मैंने सुना नहीं शलभ भाई ने क्या कहा, क्योंकि साउंड चला गया था, लेकिन मैं एंड में सुना कि वो भगवान श्री राम के बारे में कह रहे। मैं जानता था यही टॉपिक होगा और कुछ है ही नहीं इनके पास बोलने के लिए। अरे आपने राम मंदिर बनाया, साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, ये आपके मैनिफेस्टो में था, उसके लिए आपको बधाई, और आप बधाई की वाकई पात्र है। लेकिन राम के बच्चों के लिए क्या किया? आज राम के बच्चे बेरोजगार है। उन मणिपुर की लड़कियों के लिए क्या किया? वही भगवान राम के बच्चे नहीं थे जिनको नंग परेड किया गया, आपने इंटरनेट बंद किया ताकि दुनिया के सामने वो बात नहीं। अरे आपने हरियाणा की हमारी बच्चियों के लिए क्या किया, जिनको आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोटीन के लिए कहां छू रहे थे? वो राम के बच्चे नहीं है। आपने राम के बच्चों के लिए क्या किया, उस पर बात कीजिए। राम मंदिर बनाए, आपको साधुवाद है, ये आपका ये स्वीकार थे, लेकिन राम के बच्चों के लिए क्या किया, राम राज्य के लिए क्या किया, वो बताए। राम जी के नाम पे आप सिर्फ लोगों को ठगने का काम करते हो। और ऐसे ही भगवान राम और ऐसे ही रावण भी मां सीता को जब लेने आए थे, जब उनका अपहरण करने आए थे, वो भी कह रहे थे कि वो बहुत धार्मिक थे। धर्म के आड़ में आप लोगों को बहकाने का काम कर रहे हो। आप कोई धार्मिक नहीं हो, अपने बनाए मंदिर उसके लिए आपको साधुवाद है, लेकिन ये याद रखना कि ये काम रावण ने भी किया था, वो भी तो साधु बनकर आए थे। उसके बाद क्या हुआ? तो प्लीज आप राम के बच्चों के लिए क्या किया उस पर आप बात कीजिए, भविष्य के लिए क्या करिए उस पर बात कीजिए। ठीक है, रावण ने लेकिन राम का मंदिर तो नहीं बनवाया था ना। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, अब शलभ जी इसका जवाब देंगे। 500 सालों के बाद ये मौका है, बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। अनिल जी, लेकिन आपके पास आते हुए, चूंकि आरएलडी भी अभी बहुत ज्यादा दिन हुए नहीं जब एनडीए का हिस्सा बनी है, विपक्षी नेताओं को डरा धमकाकर एनडीए का हिस्सा बनाया जा रहा है। जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। क्या ये स्थिति है एनडीए की? अनिल दुबे जी। देखिए चित्रा जी, अगर ईडी और सीबीआई अपना काम करे, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच करे, आप कहीं के मुख्यमंत्री हो गए हो तो क्या आपको ये लाइसेंस तो नहीं मिल गया है कि आपके खिलाफ जांच बंद कर दी जाए? अगर वो जांच हो रही है, वो संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, वो कोई एनडीए तो नहीं उनकी जांच करा रहा है, उसका आप जवाब दीजिए, उसके खिलाफ कोर्ट में जाइए। जहां तक रही राष्ट्रीय लोकदल की बात, राष्ट्रीय लोकदल के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी लगातार प्रयास करते रहे कि कांग्रेस की सरकार पिछले लंबे समय तक रही, लेकिन स्वर्गीय चौधरी साहब को किसी ने भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। चौधरी साहब को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, एनडीए की सरकार ने किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब वो चौधरी साहब का सम्मान कर रहे हैं, चौधरी साहब के सपनों का भारत वो बनाना चाहते हैं, तो हम तो चौधरी साहब के सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उनके साथ समझौता किया, उनके साथ जाकर के किसानों के भले का काम करना चाहा। अब विपक्ष के लोग ये चाहते हैं कि किसान लगातार आंदोलन करता रहे, किसान जीवन भर सड़कों पर बैठा रहे, और हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी चाहते हैं कि किसान को हम सत्ता में लेकर के जाएं, उसकी आमदनी बढ़ाने का काम करें, उसको उसका लाभकारी मूल्य दिलाने का काम करें। हम किसान को खुशहाल बनाना चाहते हैं, इसलिए हम सरकार के साथ गए, हम एनडीए के साथ गए, और ये किसानों को सड़क पर ही रखना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसलिए गए, हम किसी दबाव में नहीं गए। हम चौधरी साहब के सपनों को साकार करना चाहते हैं, और वो चौधरी साहब को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। और आप ये बताइए, आज ये किसानों की बात चित्रा जी कर रहे हैं कि हम किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे 15 पैसा केवल पहुंचता है। तो आप, जब आपके स्वर्गीय नेता ने भ्रष्टाचार की बात की थी, और आज देश में जो पैसा चलता है वो पूरा का पूरा देश के लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं, यही चौधरी साहब चाहते थे कि देश के गरीबों का सम्मान हो, इसलिए हम लोग गए। हमने किसी दबाव में फैसला नहीं किया, और कांग्रेस के मुंह से किसानों की बात अच्छी नहीं लगती। इनके समय में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं इन्होंने लागू कर दी? हाँ। उस समय के वो रिपोर्ट नहीं थी क्या? तो आज सर बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट आए, कब कितना दिन बीत गया, उसके बाद कितनी बार आप लोग कांग्रेस से, इनसे उनसे गठबंधन में रहते हैं, और फिर आकर गठबंधन से अलग होने के बाद आप कहते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट। तो ये चीजें जब एक साथ गठबंधन बनाते हैं तो क्यों नहीं सवाल पूछ लेते?
हाँ, जब उनको भारत रत्न मिला, आपकी तो बात विपक्ष सही है, किसी लेकिन नेता जब आप को लोग नहीं गठबंधन बनाते हैं तो क्यों नहीं उनको पूछ चौधरी लेते हैं साहब फिर? का सम्मान ये नहीं मौका पसंद परस्त जो आया। राजनीति है, उनको देखिए आप किसानों लोगों के की लिए बात हम अपनी भला जगह करना सही हो चाहते सकती हैं। है, लेकिन जितने भी दल के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौका परस्त राजनीति करने में कोई भी किसी से पीछे नहीं है। आज आप इनके साथ जाते हैं, कल को उनका साथ छोड़कर उनके खिलाफ इतना ज्यादा बोलने लगते हैं कि यहाँ पर जनता कंफ्यूज कि भाई ये आज इनके साथ है, कल उनके साथ, परसों न जाने किसके साथ होंगे। ऐसे लोग जनता के साथ खड़े होंगे या फिर नहीं खड़े होंगे, ये बड़ा सवाल बनता है। नेताओं को भी अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि रंग बदलती राजनीति इस देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। आप लोग अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मौका परस्ती करते हैं कुर्सी के लिए। सिर्फ आरएलडी के लिए नहीं बोल रही हूं मैं, जितने लोग भी बैठे हुए हैं अलग अलग दलों के साथ, समाजवादी पार्टी बीएसपी एक साथ आते हैं और वही बीएसपी फिर अलग हो जाती है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। आरएलडी एक वक्त पर किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को कितना कोसा करती थी, आज बैठकर बीजेपी के लिए तारीफों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। और वही स्थिति बीजेपी का है, दूसरे दल के नेताओं को जब ले लेती है तो फिर वो बड़े पाक साफ हो जाते हैं। आप लोगों को भी सोचना होगा, मौका परस्त राजनीति इस देश के लिए घातक है। लेकिन सीधे मैं आपके पास आते हुए सुनील सिंह साजन जी, यहां पर जो सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं, वो कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का काम तो नरेंद्र मोदी ने किया है, तो जो काम प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी की सरकार ने किया है उसका श्रेय किसी और को तो जाएगा नहीं। किसानों को भी उतने बड़े नेता थे, बाकी सभी ने इग्नोर किया। और दूसरी चीज जो अनिल जी ने कही है वो ये कही है कि ये लोग हमेशा चाहते हैं किसान धरने पर बैठा रहे, उसकी खुद की जिंदगी नहीं है क्या कि वो आगे बढ़े, अपने परिवार को लेकर आगे चले? सुनील सिंह जी। देखिए चित्रा जी, अनिल दुबे जी बड़े नेता हैं, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। जैसे उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, उसका स्वागत हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी चाहते थे कि जो किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी हैं उनको भारत रत्न मिले, लेकिन अब आप अपने दल के वर्तमान नेता को चौधरी साहब की विचारधारा से जोड़िए। तो क्या चौधरी साहब कभी सोचते थे कि 700 से अधिक किसान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शहीद हो जाएगा, या किसान के नाम पर फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे, किसान की आय दोगुनी नहीं होगी, किसान आत्महत्या करेगा, किसान पर लाठियां चलेंगी, चौधरी साहब की आत्मा रो रही होगी या खुशहाल होगी? और आपसे बिना पूछे आप कह रहे हैं हम किसी दबाव में नहीं गए, हम किसी डर में नहीं गए। हम तो मानते हैं कि आप डरने वाले नहीं हैं, आप लड़ने वाले हैं, लेकिन पता नहीं गलत दिशा में क्यों चले गए? क्यों चले गए उन लोगों के साथ जो क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की आय दोगुनी कर दी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दी? कौन सा काम किया है किसानों के लिए जो आप प्रभावित होकर चले गए? केवल एक काम, जिसके लिए हम भी बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, उसके लिए साधुवाद। लेकिन वर्तमान समय में किसान, वर्तमान समय में जो चौधरी साहब के सपने थे, वर्तमान समय में जो चौधरी साहब की विरासत थी, उसका क्या? आज हम लोग चौधरी साहब की विरासत को ही लेकर के लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन अनिल दुबे जी चौधरी साहब की विचारधारा को लेकर नहीं। अनिल जी आप इस पर जवाब दे दीजिए, शलभ मणि जी उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, ठीक है, अनिल दुबे जी। उनका ऑडियो नहीं आ रहा है। शलभ मणि त्रिपाठी जी इस पर आप जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा थी, बीजेपी तो उससे ठीक उलट है और किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने घेरा है आपको। अब देखिए ऐसा है कि सुनील यादव जी को बहुत सी बातें भूल जाती हैं। इन्होंने कहा बीजेपी ने केवल एक काम अच्छा किया। अरे सुनील भाई, बीजेपी ने तो और प्रधानमंत्री जी ने तो नेताजी को भी सम्मानित किया, ये क्यों भूल जाते हैं? और आप तो वही है ना, इनकी सरकार में चित्रा जी 19 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में बंद हुई, 19 चीनी मिलें। रमाला जो कि चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि थी और यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे आरएलडी के लोग, और रमाला जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है, वहां पर चीनी मिल के अपग्रेडेशन के लिए वहां पे लगातार किसान संघर्ष करते रहे, लेकिन ना तो कांग्रेस ने मदद की, ना तो समाजवादी पार्टी ने मदद की। रमाला की चीनी मिल का अपग्रेडेशन तब हुआ जब उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई।
आज कौन कह सकता है कि आपने जितना चीनी मिल का जो गन्ना किसानों का भुगतान किया उसका 3 गुना भुगतान उत्तर प्रदेश की सरकार कर चुकी है? किसको याद नहीं? किसान सम्मान निधि, क्या आप उसके खिलाफ है क्या? कि किसान सम्मान निधि आज पहुंचती है, तमाम सारे बुजुर्ग किसान हैं, उनकी जेब में बीज डालने से पहले पैसा पहुंच चुका होता है, ये आपको याद नहीं आता? टॉयलेट जो अगर शौचालय मिल रहा है तो क्या किसान परिवारों को नहीं मिल रहा? क्या आवास जो मिल रहा है करोड़ों लोगों को, क्या वो किसान परिवारों को नहीं मिल रहा? आज यहाँ की माताएं बहनें कहती है कोरोना काल में कि जब नमक तक की दिक्कत आ रही थी तब मोदी जी ने राशन भिजवाया, चावल दाल भिजवाया, गेहूं भिजवाया, साथ में नमक भी भिजवाया, साथ में तेल भी भिजवाया। आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि आप तो एक ऐसी पार्टी से जुड़ चुके हैं और आपके साथ जो आपके दोस्त हैं कांग्रेस पार्टी वाले, उनको ये बात इसलिए समझ में नहीं आएगी कि उन्होंने तो इतना विकास किया था। इस देश में आजादी के 7 दशक बाद एक फिल्म बनानी पड़ी जिसका नाम था टॉयलेट एक प्रेम कथा। चित्रा जी, आपने फिल्म देखी होगी। उस फिल्म को देखकर पूरी दुनिया में थू-थू हुई कि ये भारत है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा। आजादी के 7 दशक बाद एक टॉयलेट बनाने के लिए इस प्रकार की मारामारी होती है। आज मोदी जी ने झाड़ू उठाई और ये संकल्प लिया हर माता हर बहन के लिए इज्जत घर बना। और इसलिए हम कहते हैं आप कुछ भी कर लीजिए, आप तो वही है ना जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सचिन जाट और गौरव जाट नाम के 2 भाई जो अपनी बहन की असमत बचाने गए थे और उनको पीट पीट के मार दिया गया और दंगे हुए समाजवादी पार्टी की सरकार में। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, आजकल बड़े कद्दावर उस वक्त के मंत्री हुआ करते थे, आजकल जेल काट रहे हैं, जो थाने में बैठ के बोलते थे कि जाट समुदाय के लड़कों को, गुर्जर समुदाय के लड़कों को जेल भेजो और पला समुदाय के लड़कों को छोड़ दो। तो इसलिए देश की जनता समझ रही है कि आपने क्या किया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिन्होंने राष्ट्र से द्रोह किया है और भगवान राम से द्रोह किया है वो वापस आने वाले नहीं है। जी जी, देखिए चित्रा जी, चित्रा जी, मैं एक मामले में भारतीय जनता पार्टी की हमेशा प्रशंसा करता हूं कि ये लोग जो झूठ बोलने की कला है वो पूरे देश दुनिया में किसी के पास नहीं। एक तरफ कह रहे हैं कि हमने किसानों का भुगतान किया, आप भुगतान तो गिना रहे हैं लेकिन कितना बकाया ये नहीं गिना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ओबीसी के सबसे ज्यादा मंत्री हमारे साथ हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि किसानों को कुचलने वाला के पिता को भी हमने गृह राज्य मंत्री बना रखा है। आप ये नहीं बता रहे हैं कि बलात्कारियों को आजादी से लेकर अब तक कोई ऐसी सरकार इस देश में आई है जिसने बलात्कारियों को जेल से रिहा किया हो। कोई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो लेकिन उसी पार्टी ने कोरोना में भ्रष्टाचार कर लिया हो, पीएम केयर फंड में भ्रष्टाचार कर लिया हो, नोटबंदी में भ्रष्टाचार कर लिया हो, इलेक्टोरल बॉन्ड में भ्रष्टाचार कर लिया हो। एक पिक्चर और आई थी सलभ भाई, आप एक पिक्चर की बात कर रहे हैं, एक पिक्चर आई थी चोर मचाए शोर। तो जिन्होंने सबसे ज्यादा बेईमानी और भ्रष्टाचार किया है वही शोर मचा रहे हैं कि नहीं हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं जितने आप 14 से पहले या 19 से पहले जिनको आप कह रहे थे ये भ्रष्टाचारी ये भ्रष्टाचारी ये भ्रष्टाचारी, और आज सारे भ्रष्टाचारी कहां हैं? तो आप बताइए, भाजपा के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि आज अगर आपको कहना पड़े कि भ्रष्टाचारियों का सरगना कौन है तो किसका नाम लेंगे आप? हाल आप नहीं ले पाएंगे लेकिन चित्रा जी जो आपके दर्शक हैं वो समझ गए होंगे कि भ्रष्टाचारियों का सरगना कौन है।